हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह, आपके सामने आया एक लास्ट वीडियो लेके लॉज ऑफ मोशन की। और इसमें अपने लोग लास्ट पार्ट करेंगे फ्रिक्शन का, जो भी थोड़े बहुत टॉपिक्स अभी रह गए हैं। तो इसी के साथ आपका लॉज ऑफ मोशन खत्म हो जाएगा। अगर किसी ने लॉज ऑफ मोशन की कोई वीडियो छोड़ दी है तो इसकी मैं कंप्लीट एक प्ले बना के पोस्ट कर दूंगा कहीं, ताकि आप वहां से कॉपी कर लो और देख भी लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बेसिकली अपने लोगों को क्या करना है, आज लॉज ऑफ मोशन का लास्ट पार्ट दैट इज फ्रिक्शन पार्ट 3 करेंगे, जिसमें अपने लोगों को ये बताना है कि लॉन्ग रोलर को पुश करना आसान है या पुल करना आसान है। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बॉडी ऊपर लेके जाएंगे तो काम कितना करना पड़ेगा, नीचे लेके आएंगे तो काम करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लेके जा रहे हैं बॉडी को पुश करते हुए, अगेंस्ट द फ्रिक्शन, सारे काम अगेंस्ट द फ्रिक्शन हो रहे हैं, तो उस समय काम कितना करना पड़ेगा। अब इसी के साथ साथ फिर अपन लोग करेंगे तीन चार अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स जो कंपटीशन एज वेल एज एकेडमिक्स में पूछे जाते हैं, और उसके लिए आप वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर आपको लगता है कि जो मैंने टॉपिक्स अभी आपको बताए हैं वो आपको पहले से ही आते हैं, तो वीडियो को स्किप करिए और सीधा न्यूमेरिकल्स पर आइए। ठीक है, तो करते हैं भाई। सबसे पहले पुशिंग और पुलिंग, है ना, पुशिंग एंड पुलिंग आ लॉन रोलर। जो लॉन में रखा हुआ रोलर होता है उसको पुश करना आसान है या पुल करना आसान है। अगर आपने कभी क्रिकेट खेली है तो क्रिकेट खेलते समय अगर आपने कभी पिच बनाई है स्टेडियम वगैरह में जाके या बनते हुए देखा है, तो वहां पे एक पिच क्यूरेटर्स होते हैं ना, तो वो किसी ना किसी को गाइड करते हैं, भाई ये रोलर को आगे लेके जाओ या पीछे लेके आओ। तो आपने नोटिस करा होगा वो रोलर को रोल करते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। अगर वो पुश कर रहे हैं तो उनको पुल करना चाहिए था, या अगर वो पुल कर रहे हैं तो क्या उनको पुश करना चाहिए था। किसमें ज्यादा मेहनत लगती है, इसके बारे में मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो ध्यान से देखिए, ये एक आपके पास रोलर है। मैं साइड से देखूंगा, रोलर देखा जाए तो सिलेंड्रिकल होता है, देखा जाए तो सिलेंड्रिकल होगा, बट इसका एक पर्टिकुलर पार्ट मुझे दिख रहा है, एक व्यू दिख रहा है, तो मुझे सर्कल दिखेगा बस, मैं अगर एक एंड से देख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से वो कनेक्टेड है सेंटर से, तो ये आपके पास हो गया कनेक्शन। अब इसके दो पार्ट्स है ना, एक पार्ट में मैं पुश करूंगा, दूसरे पार्ट में मैं पुल करूंगा। एक पार्ट में पुश करूंगा, दूसरे पार्ट में पुल करूंगा। पुशिंग इज दिस, पुलिंग इज दिस, ये याद रखना। पुश एंड पुल फोर्स होता है, तो पुशिंग इज दिस एंड पुलिंग इज दिस। तो अगर आप अपनी तरफ लेके आते हो तो वो पुल होता है, और अगर आप आगे की तरफ धकेल रहे हो तो वो पुश होता है। धक्का देते हो तो या पुशिंग समवन, गले मिलते हो तो या पुलिंग समवन। ठीक है ना, तो पुश अप पुल, गले मिलना और दूर हटाना, तो दोनों का ही काम यहाँ पर आ जाता है। गले तो कहाँ मिले होंगे, धक्के ही दिए होंगे सबको। चलिए, ये आपके पास एक सरफेस हो गया, इधर आपके पास ये सरफेस हो गया। ठीक है, और ये दोनों ही सरफेसेस क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर इस पर्टिकुलर रोलर्स को एक रोलिंग फ्रिक्शन प्रोवाइड करवा रहे होंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा अभी बता देता हूँ रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। साथ के साथ वीडियो लास्ट है, तो इसके बाद मैं फ्रिक्शन की कोई और वीडियो नहीं डालूंगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन, अभी तक अपने लोगों ने कैनेडिक फ्रिक्शन का एक पार्ट पढ़ा था, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कैनेडिक फ्रिक्शन का एक पार्ट पढ़ा था, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्योंकि अपने जो फ्रिक्शन थी वो तीन पार्ट्स में डिवाइड करी गई थी। कौन कौन सी, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, और फिर आ गई थी कैनेडिक फ्रिक्शन। फिर कैनेडिक फ्रिक्शन बेसिकली तब लगती है जब बॉडी मोशन में होती है, तो यहाँ तो बॉडी स्लाइड हो रही होगी या बॉडी रोल हो रही होगी, तो जब स्लाइड हो रही है तो लगती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसके बारे में अपन लोगों ने बहुत डीपली पढ़ लिया। और दूसरी होती है रोलिंग फ्रिक्शन, जिसके बारे में मैं भी आपको बता देता हूँ, रोलिंग फ्रिक्शन। तो भाई जाहिर सी बात है, बॉडी जब रोल कर रही होगी तब एक पर्टिकुलर बॉडी को अपोज करने वाली एक सरफेस क्या कर रही होगी, इसके ऊपर एक रोलिंग फ्रिक्शन लगा रही होगी। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन भी ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन लगता है, ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो उसको मैं नोट कर जाता हूँ किससे, एफ आर से। अब भाई मैं सपोज एवे नहीं लगा सकता अभी डायरेक्शन, सॉरी, मैं डायरेक्शन अभी ऐसे ऐसे नहीं पुट कर सकता हूँ। क्या पता ये रोलर किस डायरेक्शन में मूव करे, पुश करने पर ये रोलर किस डायरेक्शन में मैं मूव करवा रहा हूँ, उसके बाद ही मैं लगा सकता हूँ रोलिंग फ्रिक्शन के बाद। तो रोलिंग फ्रिक्शन को डिनोट करा जाता है एफ आर से, ये ध्यान रखेंगे। और इसका अपना कोफिशिएंट होता है जिसको रिप्रेजेंट करा जाता है म्यू आर। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन का म्यू है, काइनेटिक फ्रिक्शन का म्यू के, सिमिलरली या रोलिंग फ्रिक्शन का होता है म्यू आर। ठीक है, और जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से भी।
तो इन केस इसका मतलब ये हुआ, अभी तक अपने लोगों ने क्या स्टडी करा था कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज म्यू एस की वैल्यू ज्यादा होती है म्यू के से। तो सिमिलरली आपका यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होगा लिमिटिंग स्टैटिक से भी, क्योंकि एफ के से तो कम है ही है। रीजन क्योंकि म्यू आर की वैल्यू बहुत कम होती है म्यू के से। अब यहाँ पर पुशिंग और पुलिंग के दो केस तो देखो ध्यान से, सपोज इसमें मैं पुश करूंगा और इसमें मैं पुल करूंगा। अगर मैं पुश कर रहा हूं तो पुशिंग का मतलब हो गया ये इधर की तरफ जा रहा है फोर्स, मैंने फोर्स ऐसे लगा रखा है। मैंने ऐसे फोर्स लगा रखा है तो ऑटोमेटिकली इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे सेफ के, एक बन गया इधर और एक बन गया इधर। सपोज अगर ये एंगल थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट इधर जो होगा वो होगा एफ कॉस थीटा और नीचे वाला होगा एफ साइन थीटा। ध्यान रखेंगे ये चीज का। सिमिलरली दूसरी चीज, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ गया बॉडी का, सरफेस का कुछ ना कुछ नॉर्मल डायरेक्शन होगा, एन ऊपर गया तो रोलर का अपना कोई वेट होगा mg, वो नीचे चला जाएगा। क्या होगा mg, वो नीचे चला जाएगा। तो भाई रोलर ना तो हवा में जाएगा ना ग्राउंड के नीचे जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों पर्टिकुलर फोर्सेस आपस में होंगी बैलेंस। तो n की वैल्यू कितनी, mg प्लस एफ साइन थीटा के बराबर। अब रोलर उधर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, दैट इज एफ आर फ्रिक्शनल फोर्स। और इस एफ आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं वैसे ही, म्यू आर इंटू नॉर्मल डायरेक्शन एन, म्यू आर इंटू नॉर्मल डायरेक्शन एन। अब ये होगी क्वेश्चन नंबर 1, ये होगी क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं इसकी बात करूं पुल कर रहा हूं तो पुल करने का तरीका ये होगा, इधर की तरफ फोर्स इधर की तरफ लगा रहा हूं। तो भाई यहाँ पर जब मैंने इधर की तरफ फोर्स लगाया तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक ये जाएगा और एक ये जाएगा। तो ये हो गया एंगल थीटा इस बार, तो इसका ये कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा, ये हो गया एफ साइन थीटा। नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ, वेट mg नीचे की तरफ, वेट mg नीचे की तरफ। अब ध्यान दीजिए, वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो n प्लस एफ साइन थीटा की जो वैल्यू है वो mg की हो जाएगी बराबर, एफ एन प्लस एफ साइन थीटा की वैल्यू mg के बराबर, दैट इज n की वैल्यू हो जाएगी mg में से अगर आप एफ साइन थीटा को क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो, तो आपको मिलता है नॉर्मल डायरेक्शन। बट जब रोलर आपका इधर की तरफ आ रहा है तो इसके ऊपर लगने वाली फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ होगी, दैट इज एफ आर। और वो एफ आर की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो एफ आर की वैल्यू का फॉर्मूला एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो इसके लिए ये होगी थर्ड, ये हो गई फोर्थ। अब कंपेयर करते हैं दोनों नॉर्मल रिएक्शंस को। तो मैं इस नॉर्मल डायरेक्शन को n1 मान लेता हूं, इस नॉर्मल डायरेक्शन को n2 मान लेता हूं, इस फ्रिक्शनल फोर्स को Fr1 मान लेता हूं, इस फ्रिक्शनल फोर्स को Fr2 मान लेता हूं, दैट इज दिस इज n1 एंड दिस इज n2। अब आप खुद बताइए 1 और 2 में से आपके पास n1 ज्यादा बड़ा है या n2 ज्यादा बड़ा है। ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे साफ दिख रहा है n1 की जो वैल्यू है वो ज्यादा है n2 से। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये प्लस हो रहा है वो माइनस हो रहा है। अब बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स किस में ज्यादा होगा। तो जिसका नॉर्मल डायरेक्शन ज्यादा है तो इसका नॉर्मल डायरेक्शन n1, इसका नॉर्मल डायरेक्शन n2। ठीक है, तो भाई इसका नॉर्मल डायरेक्शन ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली इसका फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा होगा, देयरफॉर Fr1 इज ग्रेटर देन Fr2। तो जिस केस में रुकावट ज्यादा लग रही है, जिस केस में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लग रहा है, वो टफ होगा या इजी होगा, वो टफ होगा। तो पुशिंग इज नॉट इजी, पुलिंग इज इजी एज कंपेयर टू पुशिंग। ये ध्यान रखेंगे आप प्लीज। ठीक है, तो अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हमें एक पर्टिकुलर चीज को पुश करना चाहिए या पुल करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, आपको उन पर्टिकुलर चीजों को पुल करना चाहिए, पुलिंग में ज्यादा आसान होती है। तो कभी भी कहीं पर भी क्रिकेट खेलते समय अगर आपको पिच बनानी है और आपका दोस्त अगर वहां पर लॉन्ग रोलर को पुश कर रहा है तो उसको समझाइए फिजिक्स कि नहीं भाई पुश नहीं पुल करना है, ताकि फ्रिक्शनल फोर्स कम लगे और तू इजिली इसको मूव कर सके। आपके अगर आसपास में कहीं पर भी स्टेडियम है, स्टेडियम में जाइए, 110% की श्योरिटी है अगर वहां पिच होगी तो वहां लॉन रोलर जरूर होगा। रोलर बहुत बड़ा वाला जो पिच को फ्लैट करने में हेल्प करता है, क्रैक्स को रिमूव करने में हेल्प करता है या क्रैक्स को लाने में हेल्प करता है। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, उस रोलर को पुश करके देख लीजिए एक बार और एक बार पुल करके देख लीजिए, खुद एक्सपीरियंस करोगे कि पुलिंग इज मच इजियर देन पुशिंग। ठीक है, ये तो हो गया एक पहला टॉपिक। अब बात करते हैं जब आप पर्टिकुलर चीजों को स्लाइड करते हो, जब आप पर्टिकुलर चीजों को स्लाइड करते हो तो स्लाइड करते समय अप द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर
कितना वर्क डन होता है, कितना एक्सेलरेशन होता है, ये सब आपको निकालना है। तो भी एक्सेलरेशन कब आता है उसकी कंडीशंस मैं वैसे तो बता चुका हूं, फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस, तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस तीन होती हैं, स्टैटिक, लिमिटिक स्टैटिक, काइनेटिक। अगर कोई आपसे पूछ ले टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो वो दो होती है, स्लाइडिंग और रोलिंग। गलती से भी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में बच्चा क्या करता है, मेनली वो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में स्लाइडिंग और रोलिंग डाल देता है ना, ये दोनों टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, नाउ वर्क डन, ये आपका टॉपिक हो चुका है, इसको विरप कर दूंगा मैं। वर्क डन, अगर मैं वर्क डन की बात करता हूं, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगेंस्ट फ्रिक्शन आपका जो काम करा जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो भाई पहला केस में लेते हैं, बड़ा सिंपल सा, बहुत इजी सा, क्योंकि सिंपल चीजें कराने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। गलत फहमी है सर, सिंपल चीजों को हम लोग छोड़ के चले जाते हैं, यार ये तो आती ही, ये तो हमें आती ही, और वही आगे एग्जाम में भूल जाते हैं। सहमत हो तो ठोको लाइक जरा एक। अब देखो, ये पर्टिकुलर बॉडी का मास है, ठीक, इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स एफ लगा रहा हूं आगे की तरफ, ठीक है, तो फोर्स एफ मूव कर रहा है, इसको रोकने वाला है काइनेटिक फ्रिक्शन, और नॉर्मल डायरेक्शन एन ऊपर की तरफ और एम जी नीचे की तरफ। एफ लगा रहा हूं और एफ इस तरह से लग रहा है कि बॉडी आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, बॉडी आपके कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इसका मतलब एफ यहाँ पर फोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस। सपोज बॉडी आपकी यहाँ पर आई, बॉडी इस समय स्लाइड कर रही है, स्लाइडिंग के दौरान लगने वाली पर्टिकुलर फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन होती है। कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, ये तो बोला जाता है फोर्स एफ लग रहा है। तो यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर बॉडी मूव कर रही है तो नेट फोर्स कितना हो जाना चाहिए, नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब एफ की वैल्यू एफ के बराबर हो जानी चाहिए। तो एफ आपका एफ के बराबर हो गया इंटू एस। बट एफ के क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू के एन, और एन क्या है, एम जी। तो क्या हो जाएगा, म्यू के एम जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 पुट करेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला डायरेक्टली आ जाएगा, W इज इक्वल टू म्यू के एम जी एस। बहुत सिंपल, बहुत लाजवाब, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आप इसका वर्क डन निकाल सकते हो। बट इन केस अगर आया था भाई नेट फोर्स 0 नहीं है, एक्सेलरेशन निकालिए इस बॉडी का, यहाँ दे रखा होगा भाई एक्सेलरेशन लग रहा है, अगर इसकी जगह दे रखा होता एक्सेलरेशन लग रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या होता, तो इसका मतलब जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो फोर्स ज्यादा, तो इसका मतलब एफ ज्यादा होगा एफ के से। तो नेट फोर्स क्या कर रहा है, नेट फोर्स ही तो है जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा रहा है। तो मास अगर एम है तो एम को उस इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, इजी। इजी, तो ऑटोमेटिकली आप निकाल सकते हो, एफ के की वैल्यू को उधर भेज दोगे, कैपिटल एफ आ जाएगा। इस बार वो एफ को यहाँ पुट करोगे ताकि आप वर्क डन निकाल सको। समझ में आ रही है बात? तो इस एफ के को उधर भेज दोगे, इस एफ के को उधर भेज दोगे तो एम ए प्लस एफ के, ये आपको एफ मिला, इस एफ को यहाँ पुट करोगे तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ये और एक्सेलरेशन के लिए ये वाला, सिंपल है भाई, सिंपल है यार। यहाँ पर अगर आपका एक्सेलरेशन जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन का फोर्स बड़ा होगा तो उस पर्टिकुलर फोर्स में से दूसरे फोर्स को माइनस कर दोगे तो नेट फोर्स मिल जाएगा। तो नाउ मूविंग ऑन टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब भाई देखो, फ्रिक्शन कहाँ कहाँ होता है, हर सरफेस पे होता है, तो वर्क डन कहाँ करवाना है, हॉरिजॉन्टल सरफेस। पहला केस, अगर ये आपके पास बॉडी है मास एम की और इसके ऊपर आप एक फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हो, तो रोकने वाली एक ही चीज है, वो है क्या, वो है फ्रिक्शन, दैट इज एफ। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये फोर्स एफ की वैल्यू अगर इससे कम हुई तो बॉडी रुकी रहेगी, जाहिर सी बात है भाई। ये अप्लाइड फोर्स आपका एफ इस फ्रिक्शन फोर्स से अगर कम हुआ तो ऑटोमेटिकली बॉडी मूव नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या है, इस फोर्स की वैल्यू इतनी तो हो ताकि इसको ओवरकम कर जाए, इतनी तो हो ताकि इसको ओवरकम कर जाए और ये मूव करना शुरू कर दे, ये मूव करे किसी अपनी वेलोसिटी के साथ। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दे एक अप्लाइड फोर्स के लगाने पे। तो अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इतनी सफिशिएंट है कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है
तो उस समय का फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाता है, ये आप सबको पता है, वो हो जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है पिछली 2 वीडियोस में, फ्रिक्शन पार्ट 1 और फ्रिक्शन पार्ट 2 में, और नहीं देखिए तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, देख लीजिएगा। एफ के की वैल्यू, तो एफ के की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट गिवन होगा ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो वो होगा समथिंग म्यू के। कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, तो काम कितना करना है, तो काम करने का फॉर्मूला आपको पता है। सपोज बॉडी यहां पहुंच गई और उसने एक डिस्टेंस एस कवर कर लिया, सपोज फोर्स एफ लगा, डिस्टेंस एस कवर कर लिया, तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एफ इंटू एस। एस डिस्टेंस कवर कर लिया है, फोर्स एफ लगा। अब ये फोर्स एफ कितना लगा, ये उतना लगा जितना ये रोक रहा है। जितना फ्रिक्शनल फोर्स इस बॉडी को रोक रहा है उतना एफ लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब एफ हमें तो पता नहीं है, तो निकाल तो सकते हैं, क्योंकि एफ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इनडायरेक्टली एफ की वैल्यू एफ के बराबर है, तो एफ के की वैल्यू क्या होती है, ये आपको पता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग म्यू के एन हो जाती है। अब ये एन क्या है, एन नॉर्मल डायरेक्शन है, ये भी पता है आपको। और किसको बैलेंस करता है, एमजी को, ये भी पता है आपको। तो यहाँ पर n की वैल्यू किसके बराबर होती है, n की वैल्यू mg के बराबर होती है, एज ऑलरेडी टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियोस। तो f की वैल्यू हो गई एफ के बराबर, दैट इज म्यू के mg के बराबर। तो इस वैल्यू को इसमें पुट करिए, वर्क डन का फॉर्मूला आ जाता है म्यू के mg s। तो इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर का वर्क डन आप निकाल सकते हो। तो ये वर्क डन आया एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर का। ठीक इसी तरह से अगर बॉडी किसी भी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जा रही है, किसी इंक्लाइन प्लेन के नीचे आ रही है, तो उस केस में अपने लोग क्या करेंगे, तो बॉडी का वेलोसिटी जो है वो हो सकता है कांस्टेंट हो सकता है बॉडी का एक्सेलरेशन हो, तो अपने लोग दोनों ही केस करते हैं। ठीक है, तो ये एक इंक्लाइन प्लेन, ये एक अगर इंक्लाइन प्लेन है और ये कोई उसका एंगल थीटा है, और ये आपके पास अगर कोई बॉडी है जिसका मास है m, तो मास m का वेट परपेंडिकुलरली mg सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ, इसके बन जाएंगे 2 कंपोनेंट, एक ये एक ये। तो अगर ये एंगल थीटा, तो ये हो गया mg cos थीटा और ये हो गया mg sin थीटा। रेजोल्यूशन ऑफ वेट कर दिया आपने। ठीक है, अब बॉडी अगर यहां पर रुकी हुई है, तो रोकने का काम कौन कर रहा है, पीछे की तरफ लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स। ये कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, अगर बॉडी रेस्ट पर है तो स्टैटिक, जस्ट चलने वाली है तो लिमिटिंग स्टैटिक, और अगर मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो काइनेटिक। ऑलरेडी बता रखा है ये सब। अब बात आती है कि वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन, ऊपर की तरफ जाना है बॉडी को, तो यार ऊपर की तरफ जाना है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। अब भाई फोर्स अगर मैं ऊपर की तरफ लगा रहा हूं, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या यहां लगेगा, बिल्कुल नहीं। अब फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, अब फ्रिक्शनल फोर्स यहां लगेगा। अपोजिंग फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है रिलेटिव मोशन के। तो पहले सर आपने इधर क्यों लगाया, क्योंकि पहले मैं कंडीशन आपको बता रहा था, बॉडी रुकी हुई है, तो mg sin थीटा नीचे लाना चाह रहा था बॉडी को, बट फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोक के रख रहा था। बट अब आप क्या कर रहे हो, अब आप बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हो अप द इंक्लाइन, और वेलोसिटी है कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जो है वो जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स दोनों आपस में इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट हो जाते हैं, नेट फोर्स तब आपका जीरो होता है। तो ऊपर वाला फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो एफ, जो आप अप्लाई कर रहे हो एफ, नीचे वाला फोर्स जो रोक रहा है उसको ऊपर जाने से, वो कौन कौन सा, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स जो कि नीचे की तरफ होगा, बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, दैट इज एफ के। अब एफ के की वैल्यू कितनी, तो mg sin थीटा प्लस एफ के, दैट इज म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन, एन आपका नॉर्मल डायरेक्शन होता है। यहां पर एन किसके बराबर, mg cos थीटा के बराबर, तो आपका अप्लाइड फोर्स हो गया mg sin थीटा प्लस म्यू के, एन की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर यहां आ जाती है। तो इन सच केस आपके पास अप्लाइड फोर्स की वैल्यू आ चुकी है, और अगर आपको वर्क डन निकालना होगा तो सिंपली क्या करोगे, फोर्स को डिस्टेंस, सपोज एक डिस्टेंस कवर करा है इस बॉडी ने एस, ये वाला, तो आप सिंपली इस एफ को इस एस से मल्टीप्लाई कर दोगे और इस एफ को यहाँ पुट कर दोगे, तो वर्क डन का फॉर्मूला मिल जाएगा mg sin थीटा प्लस म्यू के mg cos थीटा इनटू एस। ये आपके पास आ गया वर्क डन का फॉर्मूला, जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है।
इन केस अगर बॉडी के पास एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, अगर बॉडी किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है ना, तो इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा नीचे वाले फोर्स से। भाई ऊपर वाला फोर्स अगर सपोज 40 न्यूटन का है, नीचे वाला फोर्स कम होना चाहिए 40 से, सपोज मान लिया 30 न्यूटन का है, तो 10 न्यूटन का फोर्स क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा रहा होगा। 40 लेके जा रहा है, 30 रोक रहा है, तो बचा कितना, 10। 10 क्या करेगा, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाएगा। तो बेसिकली होता क्या है, जो नेट फोर्स होता है वही है एक्सेलरेशन जो प्रोवाइड करवाएगा। तो एफ नेट विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स एफ में से माइनस करना होगा किसको, एम जी साइन थीटा और एफ के को। तो माइनस करिएगा यहां पर एम जी साइन थीटा और माइनस एफ के। तो एफ नेट विल बी इक्वल टू एफ अप्लाइड फोर्स। एफ नेट की वैल्यू यहां पर क्या होगी, एफ नेट की वैल्यू तो मास एम इंटू एक्सेलरेशन, इसको यहां लिख दिया जाएगा, माइनस एम जी साइन थीटा और एफ के की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल ली हुई है, म्यू के एम जी कॉस थीटा, इसको पुट कर दीजिए। तो अगर आपको यहां से अप्लाइड फोर्स निकालना है तो अप्लाइड फोर्स एफ की वैल्यू एम ए एम जी साइन थीटा इधर लेके आओ, प्लस म्यू के एम जी कॉस थीटा इधर लेके आओ, वी प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अप्लाइड फोर्स एफ की वैल्यू मिल जाती है। तो इस केस में जब एक्सेलरेशन है तब वर्क डन कितना होगा, तब पहले तो फोर्स एफ तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो फोर्स एफ ये आ गया, तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला, तो वर्क डन डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ इंटू एस। तो इस बार ये वाले एफ को यहाँ पुट कर दीजिए, वर्क डन का फॉर्मूला जैसे आपने यहाँ निकाला वैसे ही वहां मिल जाएगा। तो अप द इंक्लाइन के दो केस, पहला कांस्टेंट वेलोसिटी का ये, दूसरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वो ये हो गया। अगर मैं अब बात करूं विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स, बॉडी खुद ब खुद नीचे आ रही है विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स, आप फोर्स अप्लाई भी नहीं कर रहे हो और बॉडी खुद ब खुद नीचे आ रही है। तो नीचे लाने का काम कौन कर रहा है भैया, एक इंक्लाइन प्लेन में एम जी साइन थीटा। रोकने का काम कौन कर रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर बॉडी नीचे खुद ब खुद आ रही है तो नीचे आने के भी दो केस हो गए भाई, पहला कांस्टेंट वेलोसिटी, दूसरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहला केस करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी वाला। तो ये आपके पास मास हो गया एम, एम जी नीचे की तरफ, इसके दो कंपोनेंट, एक ये, क्योंकि ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, तो ये हो जाता है एम जी कॉस थीटा और ये हो जाता है एम जी साइन थीटा। इंक्लाइन प्लेन पर अब डाउन आना है, नीचे आना है। ठीक है, तो रोकने वाला फ्रिक्शनल फोर्स। अब बॉडी मूव कर रही है तो मूव करते दौरान तो भाई काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो पहला केस है कांस्टेंट वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड है, नेट फोर्स जीरो है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आना शुरू कर देगी। तो उस केस में आपका एम जी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर, सॉरी एफ के बराबर। सिंपल है, एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर ये वाला जो कंसेप्ट है इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पर एम जी साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगी, एफ के बराबर हो जाएगी। तो कभी कभी अगर क्वेश्चन में कभी भी एफ के की वैल्यू निकालने के लिए आ जाता है तो आप इसलिए निकाल सकते हो। तो एफ के की वैल्यू कितनी, एम जी साइन थीटा के बराबर। तो इनडायरेक्टली आपको कोई अप्लाइड फोर्स तो नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं है, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी है, कब है, एम जी साइन थीटा की वैल्यू एफ के बराबर होगी। बट अगर बॉडी के ऊपर कोई एक्सेलरेशन है, अगर बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सेलरेशन है तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा। वो रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन होगा जो एम जी साइन थीटा है वो इस बार बढ़ चुका होगा किससे, एफ के से। वो इस बार ज्यादा हो गया होगा किससे, एफ के से। तो अगर ज्यादा हो गया होगा, सपोज अगर ये 30 न्यूटन, ये 20 न्यूटन, तो 10 न्यूटन क्या कर रहा होगा, ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा रहा होगा, नेट फोर्स। तो वो नेट फोर्स एफ की वैल्यू एम ए के बराबर। तो इस बार वो नेट फोर्स कैसे मिलेगा, तो वो नेट फोर्स मिल जाएगा एम जी साइन थीटा में से आप माइनस कर दीजिए क्या, एफ के। तो एफ नेट की वैल्यू आ जाती है एम ए के बराबर, तो यहाँ आ गई एम जी साइन थीटा और माइनस का एफ के। तो एफ के की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, म्यू के एम जी कॉस थीटा। तो एक्सेलरेशन पता करना था, ध्यान से देखिए सारे के सारे m क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट। तो a की वैल्यू क्या आ जाती है, g साइन थीटा माइनस म्यू के g कॉस थीटा। ये आपके पास आ गई a की वैल्यू। तो इस तरह से आपको मिल जाती है एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, तो पहले केस में क्या करा, बॉडी अप द इंक्लाइन, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट।
बॉडी कमिंग डाउन, तो कमिंग डाउन में दो केसेस, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है। बट अभी तक ध्यान से देखिए, मैंने इसमें कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लगाया था बॉडी नीचे को नीचे लाने के लिए। अब तीसरा केस, बॉडी को नीचे लाना है, mg sin थीटा इज नॉट सफिशिएंट, वो नीचे लाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, वो नीचे नहीं ला पा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, अलग से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अलग से अगर आपने फोर्स लगाना है तो उसके भी दो केस बन जाते हैं, उसके भी दो केस बन जाते हैं। तो ध्यान से देखो भाई, ये आपके पास हो गई बॉडी, ये mg नीचे की तरफ आ गया, इधर mg sin थीटा, और इधर की तरफ आ गया mg cos थीटा, और ये आपके पास एंगल थीटा, तो ये हो गया थीटा, और इधर आपके पास होगी उसकी नॉर्मल डायरेक्शन है। अब भाई आपको क्या करना है, बॉडी को नीचे लाना है, तो पहले केस में ध्यान से देखिए, अगर इधर लग रहा होगा कोई पर्टिकुलर फ्रिक्शनल फोर्स, तो इनिशियली जब बॉडी रेस्ट पर है, जब बॉडी रेस्ट पर है तब लगता है एफ एल, तो बॉडी रुकी हुई है। बट अगर बॉडी को नीचे लाना है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ऑटोमेटिकली बॉडी अगर मोशन में आ जाएगी तो उसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स एफ के हो जाएगा। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये एफ एल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा एफ के में, अगर बॉडी मोशन में है। बट अगर बॉडी रुकी हुई है तो आपका रहेगा लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, ये ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं भाई। तो ये एफ के की वैल्यू हो गई जो रोक के रखी हुई है भाई, सॉरी, जो अब चलना शुरू कर देगी बॉडी तब लगेगी। बट इन केस, अगर मैं इनिशियल कंडीशन की ही बात करता हूं, जब एफ एल लग रहा था, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो एम जी साइन थीटा है वो बहुत कम है किससे, एफ एल से, तो बॉडी रुकी हुई। बट बॉडी की तो यार वेलोसिटी में कांस्टेंट करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर अलग से एक फोर्स लगाना पड़ेगा, अप्लाइड फोर्स, अलग से एक्सटर्नल फोर्स। तो होगा क्या, एफ और एम जी साइन थीटा मिलके बॉडी को नीचे लाएंगे और एफ एल को वो कंपनसेट करेंगे, मतलब उसके बराबर हो जाएंगे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। बट जिस पर्टिकुलर कंडीशन में बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये कन्वर्ट होके एफ के बन जाएगा। तो जैसे ही एफ के बन जाएगा, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो कंडीशन क्या आएगी, एम जी साइन थीटा प्लस एफ मिलके एफ के बराबर हो जाएंगे, एफ के बराबर हो जाएंगे। तो अप्लाइड फोर्स एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो अप्लाइड फोर्स एफ की वैल्यू आ जाएगी, एफ के में से एम जी साइन थीटा को माइनस कर दिया जाएगा। तो एफ के की वैल्यू होती है म्यू के एन माइनस एम जी साइन थीटा, और म्यू के एन, आपके पास यहाँ पर क्या है, एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, इधर आपके पास हो गया एफ। अब ये एफ आपके पास अप्लाइड फोर्स है, तो यहां से अगर आप चाहो तो वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो ये एफ को उठा के यहाँ पर आप लगा दीजिए। बट अगर बॉडी में कोई एक्सेलरेशन है, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा दिया है, तो ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ लगने वाले दो फोर्सेस कौन कौन से थे, एक आपने अप्लाई करा और दूसरा कौन सा हो गया था, एम जी साइन थीटा, और रोकने वाली कैनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर नेट एक्सेलरेशन मिल रहा है तो वो नेट फोर्स की वजह से मिल रहा होगा। तो नेट फोर्स कैसे मिला, तो नेट फोर्स निकालने का तरीका, एफ प्लस एम जी साइन थीटा में से माइनस कर दिया जाए एफ के को, तो ऑटोमेटिकली आपको एफ नेट मिल जाता है, और वहां से मिल जाएगा एक्सेलरेशन, दैट इज एम ए। एम ए की वैल्यू एफ प्लस एम जी साइन थीटा माइनस एफ के बराबर हो जाएगी, और यहां से आप नेट फोर्स एफ भी निकाल सकते हो। तो एफ की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर एफ की वैल्यू आएगी एम ए माइनस एम जी साइन थीटा प्लस एफ के बराबर। तो यहां से एफ की वैल्यू भी आ गई आपके पास। तो यहां पर आपके पास ये टोटल फोर्स आ चुका है जो बॉडी को नीचे लाएगा विद सम एक्सेलरेशन ए। तो ऑटोमेटिकली वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी, W विल बी इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, तो भाई अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब करते हैं न्यूमेरिकल्स, जिनका आप भी वेट कर रहे थे, और मैं तो हमेशा ही करता हूँ न्यूमेरिकल्स का वेट, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स, है ना भाई। न्यूमेरिकल्स के बिना फिजिक्स अधूरी है, और आपका कंसेप्ट अधूरा है। और विदाउट न्यूमेरिकल्स अगर आप सोचे कि फिजिक्स हो जाएगी, कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, तो नॉट पॉसिबल। तो न्यूमेरिकल्स करनी चाहिए। तो फाइंड अ फोर्स रिक्वायर्ड, फाइंड अ
force required to move a train 10 to the power 4 kg का जिसका अपना मास है up an incline of 1 in 50 up an incline of 1 in 50 ये क्या दे रखा 1 in 50 पता नहीं मुझे ठीक है where up an incline of 1 in 50 with an acceleration of 2 meter per second square where mu s की वैल्यू दे रखी है 0.005 mu s की वैल्यू दे रखी है 0.005 किसके बीच की है ये गाड़ी के पहिए जो कुचुक 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 चल रहा है किसके ऊपर रेल के ऊपर तो हम म्यू एस की वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं इतनी तो जी की वैल्यू क्या ले लें लो गरीब हो तुम 10 लो तुम 9.8 से नहीं करोगे मुझे पता है वैसे भी तुम 10 ही लो ठीक तो फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ट्रेन अप ठीक है भाई तो भाई ध्यान से देखिएगा गर मत जाइएगा ये आपके पास हो गई बॉडी जिसका मास समथिंग एम जो दे रखा है 10 टू द पावर 4 kg ओके अब नीचे की तरफ आ गया mg दो कंपोनेंट हो गए एक इधर अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा तो ये बन जाता है cos थीटा और ये बन जाता है mg sin थीटा और ऊपर जा रही है बॉडी तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ लग जाता है एफ के सर म्यू एस गिवन है तो भाई क्या करना है एफ के अंदर जो म्यू के लगता है वो म्यू के ही म्यू एस है जब भी ना गिवन हो तो म्यू के को म्यू एस ही मानना या म्यू एस को म्यू के ही मानना अब नॉर्मल डायरेक्शन एन ऊपर की तरफ लग रही है आपको अप्लाइड फोर्स ऊपर की तरफ लगाना है जब अप्लाइड फोर्स एफ ऊपर की तरफ लगाना है तो एक्सेलरेशन ए भी ऊपर की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब एफ नेट की वैल्यू कितनी फोर्स एफ में से माइनस करना पड़ेगा एम जी साइन थीटा को साथ में साथ फ्रिक्शनल फोर्स को तो एफ की वैल्यू आ जाएगी एफ नेट जो कि मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस एम जी साइन थीटा अब प्लस का एफ के तो यहां से आपको फोर्स एफ की वैल्यू मिल जाती है जो कि निकालनी है तो मास एम की वैल्यू पता है ए की वैल्यू भी पता है जी भी पता है एफ के में होता है म्यू के एन दैट इज एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा और यहां आ गया एम ए अब देखिए फोर्स एफ निकालना था ना तो क्या क्या चाहिए एम चाहिए था है ए चाहिए था है जी चाहिए वो भी है म्यू के चाहिए वो भी है एम जी ये तो है ही थीटा नहीं पता है सर थीटा पता चल जाता हमने अभी 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 निकाल देते ओके इसका कुछ लॉजिक होगा यार 1 in 50 कुछ तो मतलब है इसका तो वो मतलब क्या है तो मतलब है साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/50 अगर कभी भी क्वेश्चन में गिवन है 1 in 50 1 in 30 1 in 10 जो भी है तो उन दोनों का डिवीजन ही साइन थीटा के बराबर होता है तो इनडायरेक्टली ये क्या है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ये 50 ये 1 ये 50 तो अगर मुझे यहाँ से cos थीटा की वैल्यू भी चाहिए तो cos थीटा निकालने का तरीका cos का थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको अगर आप सॉल्व करते हो मिलता है 2499 अपॉन 2500 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 तो cos स्क्वायर थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 तो cos थीटा की वैल्यू भी 1 के बराबर हो जाती है तो यू आर हैविंग द वैल्यू ऑफ sin थीटा यू आर हैविंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा you are having the value of m you are having the value of q mu k you are having the value of a you are having the value of m आप f निकाल लीजिए और आंसर बता दीजिए ताकि आपको आपकी अटेंडेंस जो आपको नहीं मिल रही है आए दिन क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे अटेंडेंस लगा ही नहीं रहे तो प्लीज आपकी अटेंडेंस शॉर्ट ना हो तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स जरूर लिखा करें क्योंकि कई बच्चों ने तो सदियों से आंसर ही नहीं लिखे हैं तो अगली पेरेंट्स मीटिंग में जब भी बेटा आप लोग मिलोगे तो ऑटोमेटिकली आप पाओगे कि यार आपकी तो लाइन ही खाली हो रखी है बिल्कुल एक भी प्रेजेंट नहीं है तो क्यों क्योंकि आप लोग प्रॉक्सी लगा के चले जाते हो प्रॉक्सी इन द सेंस आए हाजिर लगाई ओके मैम मे आई गो टू वॉशरूम आए नहीं वापस तो ऐसी अटेंडेंस कट कर दी जाती है ठीक है तो प्लीज क्या करा करो आंसर्स जरूर लिखा करो कहीं ना कहीं कहीं आपका मौका मिलता है वहां लिखो अगला क्वेश्चन करते हैं और भी अच्छा है
ध्यान दीजिएगा। अब बोला कि 15 डिग्री के एंगल पर बॉडी टेंड्स टू स्लाइड एट 15 डिग्री एंगल बॉडी टेंड्स टू स्लाइड। जो बॉडी है ये चलना मतलब चलना चाहती है, चलना चाहती है, तो इसका अपना कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द एंगल is increased by 15 डिग्री, if the angle is increased by 15 डिग्री, 15 डिग्री से अगर मैं एंगल बढ़ा दूं, फाइंड ए को फाइंड करिए अगर मैं 15 डिग्री से एंगल बढ़ा दूं, और इसका मास मान लीजिए 50 ग्राम है, सपोज 50 ग्राम का इसका अपना एक मास है, तो आपको ए निकालना है। तो भाई सबसे पहली चीज 15 डिग्री के एंगल पर बॉडी मूव करना चाहती है, तो ये 15 डिग्री कुछ तो आपको बता रहा है, तो टेंड्स टू मूव का मतलब ये 15 डिग्री क्या हो गया, फाई, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज हो गया। बहुत सही, इसका क्या यूज है, देखते हैं क्या यूज है, अभी पता चल जाएगा। 15 डिग्री से एंगल और बढ़ा दिया तो मतलब 30 हो गया, अब ये 30 हो गया। ठीक, 30 होने पर एंगल अगर बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली नीचे का जो कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा वो बढ़ जाता है। अगर एम जी साइन थीटा बढ़ गया तो रोकने वाला फ्रिक्शनल फोर्स ऑटोमेटिकली इससे तो कम ही होगा ना। अब बॉडी अगर मोशन में आ चुकी है और वो भी एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब एम जी साइन थीटा की जो वैल्यू है वो एफ के से तो बढ़ी चुकी होगी, तभी एक्सेलरेशन आया। तो एफ नेट की वैल्यू कितनी हुई, तो एफ नेट की वैल्यू हो जाती है उस केस में एम जी साइन थीटा माइनस एफ के बराबर। तो एफ नेट का मतलब हो गया एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा। ये आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार बता चुका हूं। तो यहां से सारे एम कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। तो भाई यहां पर आपके पास थीटा की वैल्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग 30 डिग्री है, तो सर ये 15 डिग्री का काम क्या था फिर, ये एंगल ऑफ रिपोज दे रहा है, एंगल ऑफ रिपोज का काम क्या था फिर। तो कहीं पर भी क्या क्वेश्चन में म्यू के गिवन है, नहीं, नहीं गिवन है, तो एंगल ऑफ रिपोज से म्यू निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल, कैसे, डेरिवेशन याद करिए, एंगल ऑफ रिपोज का tan phi इक्वल टू म्यू होता था। अच्छा सर, तो इस क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू गिवन होगी, वो होगी tan 15 डिग्री की, तो 0.26 ये पहले से गिवन होगा, 0.26। तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू 0.26 आ जाती है, इसको पुट कर दीजिएगा, जी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, थीटा पुट कर दीजिएगा, ए की वैल्यू निकाल के आपने बतानी है और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं भाई। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो ईमानदारी से करिए, बहुत आगे जाएंगे, और अगर लापरवाहियां करनी है तो उसके भी तरीके हैं और आगे जाओगे। ये आपके हाथ में है, क्या करना है लाइफ में, इंक भरने भाई थोड़ी सी। इसका देखो क्वेश्चन है, फिर आज का ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। वैसे भी तुम्हारी वीडियो रोज रोज बहुत लंबी हो रही है, पता नहीं कितनी गाली देते होगे अंदर ही अंदर मुझे, पढ़ाना आता नहीं है, वीडियो लंबी करते रहते हैं बस। ऐसा नहीं सोचते कहीं, ऐसा सोचना मत यार, मैं तो चाहता हूँ कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करवा दूँ यार, और अगर प्रोवाइड करवा पाता हूँ तो वेल एंड गुड, नहीं करवा पाता तो उसके लिए माफी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक सरफेस है भाई, ठीक है, और यहाँ पुली लगा दी गई है, और यहाँ एक ब्लॉक है, यहाँ एक ब्लॉक है मास कैपिटल एम का। अब यहां से एक रस्सी के थ्रू एक ब्लॉक को नीचे लटका रखा है, ये हो गया स्मॉल एम मास। कहा गया है इसका मैक्सिमम मास पता करिए, फाइंड मैक्सिमम मास ऑफ स्मॉल m so that system remains in इक्विलिब्रियम में रहे सिस्टम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स सारे जीरो हो जाएं, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या, फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे, mg नीचे टेंशन ऊपर, तो इसका नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है टेंशन टी mg के बराबर हो जाए, बिल्कुल पहली इक्वेशन। इसका मास
2 kg गिवन है, फ्रिक्शनल फोर्स न्यू के गिवन है 0.2। तो भाई इसको आगे लेके जाने का काम टेंशन करेगी, बट रोकने का काम तो फ्रिक्शन करेगी ना। अब वो फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, रुक ही रहा है बॉडी, तो एफ एल मैक्सिमम हो सकता है, इससे तो नहीं। तो ये एम यू एस हो गया, सॉरी टू से। तो यहाँ पर अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी तो टेंशन डी की वैल्यू किसके बराबर, एफ एल के बराबर। और जो एफ एल होता है कितना, म्यू एस कैपिटल एम जी के बराबर। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो दोनों के ऊपर का जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, म्यू एस एम जी को बराबर रख देना है स्मॉल एम जी के। तो जी से जी कैंसिल हो जाता है, स्मॉल एम की वैल्यू आ जाती है म्यू एस कैपिटल एम के बराबर। तो कैपिटल एम की वैल्यू गिवन है, म्यू एस की वैल्यू गिवन है, आप स्मॉल एम की वैल्यू निकाल सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है, बट पढ़ाई का नहीं, आपके लॉज ऑफ मोशन का अंत होता है, बट फिजिक्स का नहीं। आगे आऊंगा और वीडियोस के साथ तो और बेटर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तभी के साथ, इसी के साथ आपकी वीडियो समाप्त। थैंक यू सो मच।